तो एपिसोड के शुरुआत में हमें काले कपड़ों पर एक इंसान को दिखाया जाता है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं, जो कि हमारा मेन हीरो होता है। और ठीक इसी के बगल में एक दूसरा लड़का उसकी गर्दन पर अपनी तलवार टिकाए खड़ा होता है और इन्हीं के सामने कुछ अमीर लोग भी बैठे हुए होते हैं, जो कि काले कपड़े वाले से पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, पर वो मना कर देता है। इतने में तलवार पकड़ा हुआ इंसान अपनी तलवार चलाने लगता है, मगर उसके बार बार वार करने पर भी उसका गर्दन तो नहीं मगर वो तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसका एक टुकड़ा दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तलवार पकड़ा हुआ इंसान बोलता है ये तो असंभव है। तभी अपना हीरो बोलता है आखिर मैं क्यों नहीं मरा, आखिर क्यों, मुझे जीवन से कोई लगाव भी नहीं है, मैंने कितने लोगों की जानें ली हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर लड़की उससे उसकी कहानी पूछ रही होती है और वो रिपोर्टर उसे बताती है कि तुम्हारा नाम गाबेमारू है और तुम एक शिनोबी थे और तुम बचपन से केवल लोगों को मारने की तकनीक पढ़ते हुए आए हो, लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनका शरीर काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और अब मुझे समझ आया कि इस वक्त वो तलवार क्यों टूट गई थी। जिस पर गाबेमारू कहता है जिसे अच्छे से तलवार चलाने नहीं आती वो मेरा गर्दन कभी नहीं काट सकता, मुझे तो निंजित्सु यूज करनी भी नहीं पड़ी। जिस पर वो लड़की गाबेमारू से पूछती है तुम्हें निंजित्सु भी आता है, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो। गाबेमारू उसे मना कर देता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि गाबेमारू को मैदान के बीच में एक लकड़ी पर बांध दिया जाता है और उसको चारों तरफ से लकड़ी के बंडलों से घेर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी एक नोकीली हथियार से गाबेमारू के पेट पर वार करता है, मगर वो हथियार भी टूट जाता है, जिस पर गाबेमारू उससे माफी मांगता है। इसके बाद गाबेमारू की चारों तरफ बिखरी लकड़ियों पर आग लगाई जाती है और गाबेमारू पूरी तरह आग की लपटों में समा जाता है और बुरी तरह जलने लगता है। ये लड़की भी ये सब देख रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि गाबेमारू अभी भी जिंदा है, जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में गाबेमारू वापस से जेल में कैद होता है। उसके सारे कपड़े जल चुके थे मगर वो सही सलामत था। गाबेमारू उस लड़की से कहता है कि मैं अपनी मौत की सजा में जानबूझकर कोई भी रुकावट नहीं डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। जिस पर वो लड़की दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है ठीक है। फिर गाबेमारू उससे कहता है अगर तुम दूसरी तरफ देखने वाली हो तो मुझे कुछ पहनने के लिए कपड़े ही दे दो। इस पर वो लड़की बोलती है मेरा काम केवल सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करना है और तुमने कपड़े पहने हैं या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी बात जारी रखो। गाबेमारू आगे बोलता है मेरी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जिस पर लड़की बोलती है मुझे सुनना है, ये मेरी ड्यूटी है। गाबेमारू उसे बताता है कि उसे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहता है कि मुझे बताया गया था गाँव के मुखिया ने मेरे माता पिता को मार दिया था जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, मुझे ये भी नहीं पता कि उन्हें क्यों मारा गया था। और आगे अपने मकसद के बारे में बताता है। बोलता है शिनोबी का कोई महान मकसद नहीं होता, जैसा उन्हें ऑर्डर मिलता है वो वैसे ही लोगों को मारते हैं। गाबेमारू आगे बताता है कि मैंने एक बार विलेज से बाहर जाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से एक मिशन में मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया था और मुझे पकड़ लिया गया। शायद गाँव के मुखिया ने उनसे ऐसा करने को कहा था। गाँव किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं देता है। फिर वो लड़की पूछती है तो तुमने उस गाँव से बाहर जाने की कोशिश क्यों की थी। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि गाबेमारू को फिर से एक लकड़ी की बोट पर बांध दिया जाता है और उसके दोनों पैरों को अलग अलग दिशा में बुल के साथ बांध दिया जाता है। और ये सब होता हुआ ये लड़की भी देख रही होती है। फिर वहाँ के लोग बुल के पीठ पर बिछाए हुए घास पर आग लगा देते हैं, जिससे बुल्स भागने लगते हैं, मगर गाबेमारू अपने पैरों की ताकत से बुल्स को रोक देता है और बुल्स वहीं गिर जाते हैं, जिससे वहाँ का लीडर जो गाबेमारू को सजा दे रहा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है ये सब देखकर तो लोग सरकार का मजाक उड़ाएंगे। वो अपने लोगों से और ज्यादा बुल्स लाने को कहता है। वो लड़की गाबेमारू के पास आ जाती है और बोलती है ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि एक तरफ तुम बोल रहे हो तुम्हें जीना नहीं है और दूसरी तरफ तुम खुद को बचा रहे हो। इतना बोलने के बाद लड़की शांत हो जाती है, लेकिन गाबेमारू के कुछ ना बोलने पर लड़की गाबेमारू से पूछती है तुम विलेज छोड़कर क्यों जाना चाहते थे। आदमी जो गाबेमारू को सजा दे रहा होता है वो बोलता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मार दो। वो लड़की कहती है कि मैं अभी भी अपना काम कर रही हूँ। गाबेमारू उस लड़की से कहता है कि इसका कोई भी खास रीजन नहीं है, मैं अपने पूरे गांव में सबसे बढ़िया शिनोबी था, जिसकी वजह से गांव के मुखिया ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी थी, लेकिन उसकी बेटी थोड़ी पागल थी। मुझे नहीं पता कि कैसे एक शिनोबी की शादी गांव के मुखिया के लड़की के साथ हो गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा भोली और माइंड फ्रेश लड़की थी। उसने मेरी पूरी जिंदगी पलट के रख दी थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
जिसमें जब गाबे मारू अपने घर पर आता है तब उसकी पत्नी बोलती है तुम अपना जूता दरवाजे पर ही उतार दो, और खाना खाते समय गाबे मारू से कहती है कि हमें साथ में खाने को शुक्रिया कहना चाहिए। गाबे मारू कहता है मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने विलेज से भागने का सोचा था। इसके बाद अगले सीन में गाबे मारू गाँव के मुखिया के पास जाकर गाँव से बाहर जाने की परमिशन मांगता है, जिस पर गाँव को मुखिया बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे, और गाबे मारू को पकड़ लिया जाता है। गाबे मारू बोलता है मुझे पता था मेरे खिलाफ साजिश की गई है और मैं कहीं भी जाऊं गांव के लोग मेरा पीछा जरूर करेंगे। मेरे लिए सब तभी खत्म हो चुका था जब मैंने आखिरी मिशन के लिए हाँ कहा था। ये मेरी गलती थी जो मैंने मुखिया जी से बाहर जाने की परमिशन मांगी, इसीलिए अब मैंने हार मान ली है। इसके बाद अगले सीन में रात हो जाती है। रिपोर्टर लड़की एक आदमी के साथ होती है, जो आदमी बोलता है तुम्हें गाबे मारू से दूर रहना चाहिए। उसका दूसरा नाम गाबे मारू दा ओलो है। वो एक खोखला आदमी है जिसके अंदर खून नहीं है और ना ही आंसू है। वो एक राक्षस है। जब उसे पकड़ा गया था तब उसने 20 लोगों को अकेले मार दिया था। वो आगे बोलता है कि एक ऐसी अफवाह है कि उस गांव के सिनोबी एक जादुई चीज पीते हैं जिसे एलेक्सियल ऑफ लाइफ कहते हैं। ये एक अमर कर देने वाली दवाई है जो केवल सिंसेखियों में मिलती है। वो आदमी उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है मुझे माफ कर देना जो मैं ये फालतू की चीजें तुम्हें बता रहा हूँ, पर आप अपना ख्याल रखना। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। जिस पर लड़की बोलती है क्या तुम पक्का जानते हो कि वो एक होलो इंसान है? आखिर एक होलो पकड़े जाने पर 20 लोगों की जान क्यों लेगा? इसके बाद गाबे मारू फिर से जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं मरना तो चाहता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को मारने से बचा रहा हूँ, आखिर क्यों? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब गाबे मारू की गर्दन कटती है तब गाबे मारू अपनी मसल्स को हार्ड कर लेता है, जिससे तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। गाबे मारू सोचता है वो लड़की सही बोल रही थी, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आखिर मैं मर क्यों नहीं पा रहा हूँ? और कल मैं ये सब खत्म कर दूंगा। कल की मौत की सजा के साथ ये सब खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन गाबे मारू के ऊपर ऑयल फेंक दिया जाता है और उस पे आग लगा दी जाती है। हम देखते हैं कि उससे लगी आग धीरे धीरे बुझ जाती है और गाबे मारू को कुछ नहीं होता, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। गाबे मारू सोचता है आखिर क्यों मैं मर नहीं पा रहा हूँ? मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ? मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। ये सब देखकर आदमी जो गाबे मारू को सजा दे रहा होता है वो गुस्से से बोलता है आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते? ये सब देखकर लड़की आदमी से कहती है सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, मैं किसी भी समय शुरू कर सकती हूँ। इसके बाद गाबे मारू के गुफा की ओर ले जाया जाता है। फिर एक गेट खुलता है जहाँ पर वो लड़की कमरे के बीच में बैठी होती है और उस कमरे के चारों तरफ आदमी तलवार लेकर खड़े होते हैं। सजा देने वाला आदमी गाबे मारू से कहता है ये रिपोर्टर वाली लड़की केवल रिपोर्टर नहीं है, वो एक तलवार को टेस्ट करने वाली रिपोर्टर भी है। वो आदमी लड़की का नाम बताता है एक्सिक्यूशनर यामाडा एस्यूमेन सागेरी। हमें बताया जाता है कि यामाडा क्लैन के तलवारबाजों का ट्रेड नाम यामाडा एक्सोमेन होता है। ये लोग कई पीढ़ी से तलवार की टेस्टिंग और लोगों को मौत की सजा देते आए हैं। ये लोग बहुत ही माहिर तलवारबाज होते हैं जो लोगों का सिर एक ही बार में धड़ से अलग कर सकते हैं। गाबे मारू हैरान हो जाता है और कहता है कि एस्योमन एक औरत? जिस पर सागेरी कहती है हाँ एक औरत जिसे सौगंध से भागी हुई शिनोबी गाबे मारू यानी तुम्हें मारने का आदेश मिला है। तुम्हें कोई मारने वाला चाहिए था ना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। ये सुनकर गाबे मारू को एहसास होता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है और उसका सिर धड़ से अलग हो चुका है। गाबे मारू डर कर अपनी गर्दन पकड़ लेता है, सागेरी की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे इस लड़की से बचकर रहना होगा। ऐसा बोलकर गाबे मारू अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेता है, जिसे देखकर ये आदमी भी डर जाता है। वो सागेरी से कहता है इसे जल्दी से खत्म कर दो। सागेरी अपनी तलवार पकड़कर गाबे मारू के पीछे से वार करती है और गाबे मारू उससे बच जाता है। सागेरी गाबे मारू से कहती है तुमने खुद को मेरे अटैक से क्यों बचाया? तुम तो मरना चाहते थे ना। गाबे मारू अपनी गर्दन पर हाथ रखता है और देखता है कि उसकी गर्दन पर सागेरी की तलवार से एक कट लग जाता है। सागेरी उस पर दूसरा अटैक करती है। गाबे मारू उस अटैक से बचते हुए कहता है कि क्या मैं मरना नहीं चाहता हूँ? सागेरी अपनी तलवार की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने अपने काम के दौरान कई लोगों को उनके आखिरी समय में देखा है। सागेरी तलवार को गाबे मारू की तरफ करते हुए कहती है कि लोगों का असली नेचर इस तलवार में दिखता है। लोग मरने तक तो बहादुर बनने का दिखावा करते हैं, कुछ लोग दया की भीख भी मांगते हैं। सागेरी गाबे मारू से कहती है तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ये पक्का यकीन हो गया था कि तुमने एक चीज के बारे में मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है।
हैं, तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। ये सुनकर गाबेमारू चौंक जाता है। सागेरी आगे कहती है, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी जीने का कोई रीजन नहीं? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गाबेमारू अपनी वाइफ की कही हुई चीजों पर खुश होता है और उसकी बातें मानने लगता है। गाबेमारू की वाइफ कहती है, हमें हमेशा साधारण रहने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकें। फिर प्रेजेंट में गाबेमारू सागेरी की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और पास में खड़े हुए आदमी की तलवार निकालकर सागेरी पर अटैक करता है। सागेरी बोलती है, मैं सही हूँ ना? तुम खुद से झूठ क्यों बोल रहे थे? तुम्हारे अंदर अपनी वाइफ के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए तुम सजा के समय मर नहीं सके। गाबेमारू चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो, मैं जहाँ रहता हूँ तुम्हें उसके बारे में अंदाजा तक नहीं, मैं होलो हूँ। इसके बाद एक और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हम गाबेमारू की वाइफ के चेहरे पर एक निशान देखते हैं, उसके फेस के राइट साइड में जलने का निशान होता है। गाबेमारू की वाइफ उससे बोलती है, तुम मेरा फेस देखकर मुझसे दूर क्यों नहीं भागते? आगे गाबेमारू की वाइफ कहती है कि इस गांव में लड़कों का काम लड़ाई करना है और लड़कियों का काम केवल बच्चे पैदा करना है। हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकते, इसीलिए मेरे पिता ने मेरा चेहरा जला दिया था जिससे मैं एक नॉर्मल जिंदगी ना जी सकूं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। गाबेमारू सागेरी से लड़ते हुए कहता है कि मैं गाबेमारू द होलो हूँ, मैं एक राक्षस हूँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं वापस इंसान नहीं बन सकता हूँ। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गाबेमारू जब घर पहुँचता है तो उसके कपड़े पर बहुत सारा खून लगा होता है और उसके हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसको देखकर उसकी वाइफ थोड़ा डर जाती है। जिसको देखकर गाबेमारू फैसला करता है कि वो ये सब छोड़ देगा। गाबेमारू जाकर गांव के मुखिया को ये बात बता देता है। गाबेमारू सोचता है कि मैं अब किसी को नहीं मारूंगा और हम साधारण लोगों की तरह रहेंगे। और हम वापस प्रेजेंट पर आते हैं। गाबेमारू चिल्लाते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। सागेरी गाबेमारू को एक लेटर दिखाते हुए बोलती है, ये पॉसिबल है, ये एक ऑफिशियल माफी लेटर है, इससे तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और इससे तुम्हें सौगन का प्रोडक्शन भी मिलेगा जिससे तुम्हें गांव के मुखिया और बाकी शिनोबियों से डरने की जरूरत नहीं है। सागेरी आगे कहती है कि लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। आगे सागेरी बताती है, एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ लोग बहुत सुकून से रहते हैं, वहाँ दर्द का कोई निशान नहीं। पुराने समय के लोग उसे पैराडाइज कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अमर कर देने वाली दवाई मिलती है। जिसके बाद सौगन ने वहाँ एक सर्च पार्टी भेजी थी। इसके बाद हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि फूलों से भरी एक बोट वापस आती है और एक आदमी उसमें से फूल उठाता है और दूसरे आदमी को दिखाता है। वो देखता है कि फूलों के बीच में से एक आदमी का कटा हुआ पैर है जिसमें से फूल निकल आए हैं। वो डर कर इसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सागेरी आगे कहती है, इसके बाद 5 सर्च पार्टी और भेजी गई थी, पर इसके बाद हमें दिखाई देता है कि बोट के अंदर एक आदमी की लाश है पर उसकी पूरी बॉडी से फूल निकल आए हैं। इसे सुनकर गाबेमारू कहता है, ये किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सौगन लोगों को आदेश देता है कि पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करो और खतरनाक क्रिमिनल्स को भी ढूंढो। जो भी मुझे उस जमीन से वो अमर होने वाली दवाई ला के देगा उससे जीवन दान दिया जाएगा। हम प्रेजेंट में आते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर जीने की बहुत ही प्रबल इच्छा हो, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। यहाँ आते वक्त मैंने सुना था कि तुम्हारी वाइफ अभी भी उसी गाँव में है। जब से तुम पकड़े गए हो उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया है। उसे विश्वास है कि तुम लौट कर जरूर आओगे। तुम्हारे पास अपनी वाइफ के पास जाने का केवल यही एक रास्ता है। क्या उसके लिए तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डालोगे? गाबेमारू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी ये सजा देने वाला आदमी बोलता है, ये सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, और अपने सभी आदमी को उन्हें मारने के लिए आदेश देता है। गाबेमारू अपनी वाइफ की कही हुई बात याद करता है कि लोगों का दिल इतनी जल्दी हार नहीं मानता और उसके आंसू बहने लगते हैं। गाबेमारू सागेरी से कहता है, तुम्हें निंजित्सु देखना था ना? ऐसा बोलते ही गाबेमारू एक सांस लेता है और उसकी बॉडी से आग निकलने लगता है। गाबेमारू सागेरी से कहता है, मुझे ध्यान से देखना। गाबेमारू बोलता है, निन्पो एस्टेक ब्लेज, और उसकी पूरी बॉडी आग से कवर हो जाती है। अगले सीन में सभी लोग वहाँ मरे हुए पड़े होते हैं और उनके ऊपर गाबेमारू बैठा होता है। गाबेमारू को देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। गाबेमारू सागेरी से कहता है कि वो ये काम करेगा चाहे उसे किसी से भी क्यों न लड़ना पड़े। इसके बाद हमें गाबेमारू की वाइफ दिखाई जाती है जिस पर गाबेमारू कहता है, मैं वापस जिंदा आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में #part2 कमेंट करना और वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।